not be held by the Service Department, another branch of the Ministry of Finance, Department of Revenue, as amount paid for consultation charges and taxable under Finance Act. In other words, two different views cannot be taken by the two different departments of the same ministry. तो एक ही चीज के ऊपर आप एक ही जगह से दो व्यू कैसे आ सकते हैं, इसको अपन यूं समझ सकते हैं। आज अपने ऑफिस में क्लाइंट आता है और अपने कोई जूनियर भी है, तो उसकी और अपनी ओपिनियन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब क्लाइंट को फाइनली कहीं ओपिन करना होगा तो एक ही ओपिनियन जाएगी। उसको अपन दो तरह की बात नहीं कर सकते कि साहब जो ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अपन भी एक अपना एक ऑफिसर, इनका भी एक ही ऑफिसर। तो मेरा कहना यही था कि आप एक ही चीज के ऊपर एक ही आदमी के दो ब्रांच अलग अलग व्यू नहीं ले सकती है। तो ये मैटर भी बिल्कुल इन्होंने रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें मैंने जजमेंट साइट नहीं किया है, 28 जून 2017 को जो नोटिफिकेशन निकाला है 13/2017, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का जो सर्कुलर था 115 वाला, दोनों सर्कुलर है। ये जीएसटी एक्ट में नोटिफिकेशन है, वो सर्कुलर है। तो इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट all the lower authorities are bound to follow the judgments of the higher court and and are bound to follow the instructions, circulars or notifications of the government. But the notification has been challenged in the court and the court has interpreted otherwise. Then he cannot do according to the notification. ये थे अपने इस पे जीएसटी पे। अब एक कॉम्प्लिकेशन अपने सामने आता है जो इस तरह से हुआ है अपने कि एडवांस रूलिंग आई है दोनों अपने सामने। एडवांस रूलिंग का जो सेक्शन 97 है, सेक्शन 101 सबसेक्शन 3 वेयर द मेंबर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी डिफर्स। इसमें क्या है, जैसे अपन एडवांस रूलिंग के गए, एडवांस रूलिंग ने कोई निकाली और उसके अगेंस्ट में अपन फिर अपील में गए। अब अपीलेट अथॉरिटी, जो एडवांस रूलिंग की अपीलेट अथॉरिटी है, वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसके ऊपर दे कैन रिफ्यूज अबाउट एनी ऑर्डर। इट मींस व्हाट वुड बी द फेट ऑफ द ऑर्डर व्हिच वाज पास बाय द अर्लियर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। इसमें तीन तरह की सिचुएशन आती है। नंबर 1, प्राइमरी स्टेज पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के दोनों मेंबर्स हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं और नेचुरली वो अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ भेजेंगे। अब अपीलेट अथॉरिटी भी का भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो आगे वो कहीं नहीं जाएगा। सेकंड पोजीशन, once a matter has been decided by the advance ruling authority and as appeal is preferred against that order, in that case also if there is difference of opinion among between both the members, then they will not pass any order. It means what would be fate of the application? In other words, we can say our application would not be decided. तो क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में जो हम अपील करते हैं उसकी कहीं अपील लाई नहीं करता है। अब इसकी जो अपन अपीलेट अथॉरिटी की बात करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी अंडर जीएसटी एक्ट। अब इसकी और एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी है उनकी सिचुएशन सेम होती है। अब दूसरी सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। वो सिचुएशन ये है, सपोज एडवांस रूलिंग ने कोई रूलिंग दे दी और हम अकॉर्डिंगली जो है कोई काम नहीं कर रहे। हम तो चूंकि उससे बाउंड है, लेकिन दूसरे केस में किसी आदमी ने नहीं किया। एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी है केवल उसी के ऊपर लागू होगी जिसने डिसाइड कराया है या जो उसकी कंसर्निंग अथॉरिटी होगी। In the situation, if any order is passed without following the advance ruling, I mean to say, then both the parties are bound by the advance ruling, and those person who has not gone under advance ruling and the department has taken any action against those persons
and they goes to appeal. The question is whether the appellate authority can take a different view from the appellate advance authority. This is a very critical question because दोनों की सिचुएशन बराबर है और उस अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं ट्राइब्यूनल में, उसके अगेंस्ट रिवीजन में जा सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया उसके बाद केवल हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील में भी अगर कोई ऑर्डर पास नहीं होता है तो हम तो वापस वहीं के वहीं आ गए जहां से स्टार्ट हुए थे। इसलिए मेरा कहना यह है इसमें कि एडवांस रूलिंग की जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट तो केवल रिट ही लाई करती है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं है, रिवीजन नहीं है हाई कोर्ट में। और जो रेगुलर अपीलें होती है उसके अगेंस्ट में रिवीजन भी है, अपील भी है। तो ये मेरा कहना था इसमें। तो ये एक लेक्यूना है इस लॉ में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसोसिएशन के ऑफिस बियरर से कि एक मेमोरेंडम दें कि ये जो लेक्यूना है इसको भी दूर कर, बिकॉज नो एनी अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू refuse pass any order, to refuse pass any order. That's why they should be compelled to pass an order either this way or that way. This is the whole case. Thank you. Thank you very much, sir. So now first of all I'm going to open this our chat box. हाँ सर, 1 minute, sir. All members are please note that our chat box is open. You can raise your question and otherwise you can raise your hands also. As per our earlier discussion, Akshat ji, are you there? Yeah. Akshat ji, good morning, sir. Yes, sir. I am there. Please, sir, continue with our discussion. Please, sir. Good morning. First of all, I would like to thank Mr. Advocate G.N. Sharma, sir, for a very explanatory lecture on the and मैं यहाँ पे I would like to add, we have many dignitaries in our chat room. I would like to recognize everybody's presence. Sri Umesh Patel, who is the president of Gujarat Tax Bar Association. Sri Mehul Joshi, who is the president of Tax Advocate Association of Gujarat. Sri S.S. Satyanarayan from Hyderabad. Harsh Sharma, who is the president of Akhil Bharatiya Kar Adhivakta Sangathan. Prakash Joglekar, who is from Maharashtra. P.R. Kaushal, who is the secretary of Sri Nirmal Singh Duggar from Meghalaya, Sri Varishani, the famous lecturer and law analyst, the Manish Tripathi ji, General Secretary of Madhya Pradesh Tax Bar Practitioner Association, Sri Arvind Gupta ji, President of UP Tax Bar, Sri Bhavya Popat, the editor of Tax Today, Sanjay Arora ji from Haryana, Ravichandran ji from Tamil Nadu, Om Borodia ji from Rajasthan, Nagesh Rangi ji from Telangana, Manoj Agrawal ji from Orissa, Jatin Bhatt from Gujarat, State Coordinator, Sanjeev Arora ji, Karthalakar, we all know him, Bhupender Kansal ji from Punjab, Balkrishna Gupta ji is also present from Punjab Tax Bar Association. We have R.K. Ojha ji from Chhattisgarh. Sir, I am rectifying it, not Jharkhand, it is Chhattisgarh. Sri Pranjal Shukla ji, because now the Tripura is the third state which is to come out of the corona. Congratulations, Suresh Agrawal ji. And Rajendra Sharma ji from Himachal Pradesh, TV Subbarao from Hyderabad, Raman Murthy from Telangana, and Bhaskar Patel from Gujarat. There are so many dignitaries are there in our room, and I would like to thank everybody because of your all supports. We are here at this outset. We are completing our 16th lecture on tax laws. Now
after the discussion, I would like that you all should be present after the question answer session. That we would like to discuss on few points for the future, and me and Nigamji has elaboratedly discussed on these points. So I would like to share with you some of the things. So please don't leave the room after the question answer session. We will discuss. Sir, now you may go ahead with the question answer session. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Along with these names, I would like to add more name. Mr. Balakishan Gupta from Punjab Tax Bar Association is the president of this Tax Bar Association. We have advocate Mr. M. Ganeshan from Southern Gujarat, chairman of AFTP also, and other dignitaries. So all are dignitaries with us. We all are dignitaries, and right now I'm going to unmute Mr. Shailesh Mahasuria from Gujarat. Mr. Shailesh, are you there? Yes, sir. Good evening. Good evening. Please now question answer is start. Please ask your question. सर शर्मा जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन है कि ये एडवांस रूलिंग अभी अभी आया है और जीएसटी 1/7/2017 से शुरू हुआ है, तो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें सैलरी एड जो प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी हेड के अंदर हम डेबिट करते, सैलरी हेड रेम्यूनरेशन नहीं लिखते, सैलरी लिखते हैं डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर का जो रिटर्न फाइल करते हैं वो सैलरी हेड के अंदर इनकम बताते हैं हम। ठीक है। हाँ, तो उसमें आरसीएम नहीं लगेगा, सैलरी हेड के अंदर है तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। रेम्यूनरेशन नाम होगा तो भी नहीं लगेगा। ऐसा है? क्यों सर? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे सैलरी नाम हो चाहे रेम्यूनरेशन नाम हो। हाँ, तो ये इम्प्लीमेंट आया तो कब से लगेगा, ये कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट होगा? ये इम्प्लीमेंट तो 1/7/2017 से जो है, बिकॉज द एडवांस रूलिंग इज ए क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। तो अभी तो 17-18 का हमारा जीएसटी ऑडिट भी हो गया है, तो वो ऑडिट हो गया, वो एक अलग इशू आएगा, वो अलग इशू ये आएगा इसमें कि सपोज आप वॉलंटरीली पे करते हैं टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स। हाँ, उस केस में आपके सामने डिस्प्यूट ये आएगा, चूंकि 17-18 का मैटर एंड हो चुका है, आपकी एनुअल रिटर्न जा चुकी है, इवन 18-19 की जो ड्यू डेट है सितंबर वाली, हाँ, जा चुकी है। तब इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, वो जो पेमेंट अगर आप कर भी देते हैं वॉलंटरीली भी, हाँ, तो डिस्प्यूट नहीं भी चाहते हैं, तो उसमें आरसीएम जो आप पेमेंट कर देंगे, उसके आईटीसी का क्या होगा? हाले दूसरे जो डायरेक्टर दो डायरेक्टर, उसका अपना पर्सनल बिजनेस और उसमें जीएसटी नंबर भी उसको उनके है, तो मैं वहाँ क्रेडिट ले सकता हूँ जो 18-19 का वो जीएसटी ऑडिट करके वक्त? नहीं, आरसीएम तो उसी को क्रेडिट मिलता है जो पेमेंट करता है। हाँ, दूसरा थोड़ी ले सकता है उसको। नहीं, उसमें सामने नहीं मिलेगा क्रॉस में? नहीं, सामने तो जब कंपनी पे कर रही, डायरेक्टर तो कर ही नहीं रहा ना पेमेंट उसका। नहीं, कंपनी करेगा। तो जब कंपनी का पेमेंट ही नहीं कर रही तो आरसीएम दूसरे को कैसे मिलेगा पेमेंट करने पे? तो उसका अभी रहने दे, 18-19 भी रहे, जब भी नोटिस आए तब देख लेते। हाँ, अब इसमें अभी जो एक कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया है, हाँ, कि एडवांस रूलिंग आ गया है। हाँ, अब क्या होता है, प्रैक्टिकल है कि अगर गवर्नमेंट के फेवर में कोई भी किसी तरह का डिसीजन आ जाता है, तो गवर्नमेंट फटाफट उसको इम्प्लीमेंट करती है। समझ गया। और डीलर के फेवर में कोई ऑर्डर आता है तो इनके पास 50 तरह के रास्ते हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, हमारे पास सर्कुलर नहीं आया, ऊपर से डायरेक्शन नहीं आया, हम करते हैं, देखते हैं, वो सब चीजें हैं। तो जैसे ही एडवांस रूलिंग आया है, तो इसकी लाइट में, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन खत्म होता है, तो नोटिस की तैयारी ये लोग करेंगे। समझ गया। अब उसके लिए अब दो चीजें खड़ी हो गई। आप एडवांस रूलिंग में जाते हैं तो जो आदमी पहले एडवांस रूलिंग दे चुका है, उसके अगेंस्ट वो कैसे देगा? नहीं देगा। राइट? आपका कौन सा स्टेट है? स्टेट कौन सा आपका? गुजरात है। गुजरात में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। हमें अक्षत भाई के वहां से ये है, गुजरात से, अक्षत भाई के वहां से, गुजरात से। शैलेश जी, so many questions are pending, sir. Please, शैलेश जी। तो अब क्वेश्चन, अब मेरा कहना ये था, चूंकि गुजरात में भी आप एडवांस रूलिंग लगा देते हैं, तो उम्मीद तो पहली बात तो ये 99% आपके अगेंस्ट आएगा। उसके अगेंस्ट अगर आप अपील करते हैं, तो अपील की सिचुएशन मैंने बता दी। अगर उनके समझ में आएगा कि साहब हमको कोई व्यू देना ही नहीं है इसमें, समझ गया, तो वो कोई व्यू नहीं देंगे और उसको टर्न डाउन कर देंगे। अब ऐसे में आपके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आप पेमेंट करो, और या फिर जो है आप उसके अगेंस्ट में रिट में जाओ, क्योंकि वो जो टर्न डाउन करेंगे नो ऑर्डर करके,
तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, देख लेते हैं, आगे नोटिस आए तब सोच लेंगे क्या करेंगे। you, आप शैलेश बेटर जी। यही आपका पर्सनली राय लेंगे सर उस टाइम। ठीक है, थैंक यू, Thank you, थैंक यू सर, Shailesh. Thank you, Shailesh थैंक ji. यू सर। Next is Mr. Nagesh Rangi from Telangana. Mr. Rangi, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Once again, good morning, sir. Please continue, sir. अच्छा, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा बात यह है, आप ठीक है इनकम टैक्स में टीडीएस के बारे में इंस्टेड ऑफ 194J 192 में आप मतलब सेव करने के लिए टीडीएस काट के एम्प्लॉय के रूप में हम डिपार्टमेंट को थोड़ा एक एविडेंस रख सकते हैं जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक लोकल कानून भी है एवरी स्टेट में, जैसा प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, in which we are paying normally प्रोफेशनल टैक्स में डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर्स का प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, वो सैलरी में नहीं करेंगे। लेकिन सैलरी अगर हम देना है तो सैलरी के नाम पे भी उनका प्रोफेशनल टैक्स काटना पड़ता। लेकिन दोनों एक ही आदमी का दो डिफरेंट हेड्स में प्रोफेशनल काटने का जरूरत नहीं है। विच एवर इज हायर यू कैन चूज इट। इन फैक्ट देखो ऐसा है, प्रोफेशनल टैक्स इज ए डिफरेंट थिंग। हाँ? प्रोफेशनल टैक्स इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि Okay, यहाँ okay. बात चल रही है। देखिए एक मिनट समझो आप मेरी, पहले तो या तो आप बताओ। हाँ बताओ आप। हाँ, मेरा कहने का क्या है, इन केस द डायरेक्टर इज पेड प्रोफेशनल टैक्स एज अ डायरेक्टर and he is deducted his income tax under 192 as an employee, तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आ सकती है क्या? एक नहीं, बात इसमें है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट आरसीएम एंड हियर द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द आरसीएम ओनली। So, No, it's okay, sir. It's okay. Sir, Rangi is saying that because we had a good tuning since beginning, so I am quoting his question that in one law we are saying that he is a director and he is not a salaried employee, and in second law are we able to say that he is a salaried employee? Yes, This is he what is his salaried question employee. is. This is yes, he is salaried employees. हाँ, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हम ये लोकल कानून पे वी हैव पेड हिज प्रोफेशनल टैक्स इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय। हाँ 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 हाँ, एक कोई बात फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोमेनक्लेचर आपका कुछ भी हो सकता है, बट नेट रिजल्ट ये है कि आप मंथली वहां से पैसा ड्रॉ कर रहे हैं एज ए सैलरी। नहीं, इट इज ओके सर, नॉमेनक्लेचर के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। इवन इन सैलरी इफ इट इज हाईएस्ट, मे बी डायरेक्टर का प्रोफेशनल टैक्स से ज्यादा होगा सैलरी का प्रोफेशनल टैक्स। इफ इट इज मोर, then we need to update his name in salaries only. We have no other alternate. Number one. और दूसरा मेरा कहने का क्या है, आप जो है इनको एम्प्लॉय के रूप में सिर्फ 192 में काट के हम सेफ जोन में जा सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन इसके लिए डू वी नीड टू कीप एनी स्पेसिफिक लेटर विद कंपनी? देखिए लेटर कंपनी वैसे तो मोटा मोटा इसमें यह है, इन्होंने क्या है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट हाउ वी विल प्रूव दैट आई एम एन एम्प्लॉई एंड द कंपनी इज एन एम्प्लॉयर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम होता है, उसमें जो सर्टेन कंडीशंस होती है वो अपने को पता ही नहीं होता, इतनी छपती है कि जिसमें क्या क्या चीज लिखी होती है, तो उसमें ये सब चीजें वो पहले ही लिख के रखते हैं। तो वो इसमें एक केस में ये भी डिसाइड हुआ है, जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बना हुआ है उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है कि उसको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, तो उससे प्रूव हो जाता है। ये तो मंथली डिफरेंट पेमेंट्स तो नहीं रहेगा ना, वंस इन ए मंथ ओनली वी हैव टू पे इफ वी ट्रीट हिम एज एम्प्लॉय। नहीं, अगर मान लो एम्प्लॉयर के पास पैसा नहीं है, वो 3 टुकड़ों में देना चाहता है तो क्या करेगा? क्या सैलरी नहीं लेगा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग दिए तो देयर मे बी ए चांस टू गिव द अदर पर्सन सस्पेक्टिंग दैट वो सैलरी नहीं है, वो उन्होंने कुछ सर्विस में लिया होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। वो एक अलग चीज, मतलब वो एक अलग चीज है, वो फैक्चुअल चीज है। फैक्ट को लॉ से दोनों को अलग अलग रखो। लॉ ये कहते, अपन बात कर रहे हैं प्योरली लॉ पे। लॉ पे ये है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी दी है, रेमुनरेशन दिया है, देन इट विल नॉट कम अंडर द आरसी फॉर द। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बढ़िया है। और
organizers. Thank you, sir. Thank you, sir. Next is having a ID of iPhone. Day before yesterday, you are there, but I forgot your name. Please, you can raise sir. your question. Please continue. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग evening. गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर सपोज कोई एक आदमी है जिसको जो है सैलरी भी लेता है किसी कंपनी से और साथ में कंसल्टेंसी भी देता है किसी कंपनी को, और उसका टीडीएस सैलरी तो 1 to 92 पे कट रहा है, ठीक बुक है, हो रही है, और है। कंसल्टेंसी में 194 जे में कट रहा है, J1AB में, हाँ 194 जे में सर, हाँ आईबी में नहीं, 194 जे ओनली, ठीक हो गया। कंसल्टेंसी अब देना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या ही दिस पर्सन इज आल्सो लायबल टू पे जीएसटी और द कंपनी इज लायबल टू पे आरसीएम ऑन दिस, इन दिस कंपनी केस इज लायबल फॉर द आरसीएम। RCM. So it He means is the that the advance. So it first means that the under- advance ruling is correct. नो नो, एडवांस रूलिंग में देखो कई डिफेक्ट्स है, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय लेक्चर इट कुड नॉट कम आउट as far as the advance ruling of Karnataka. Okay. It is against the doctrine of precedents. Yeah. Because there was earlier a judgment of the Karnataka High Court, and which was confirmed by the Supreme Court, Okay. that the director, managing director, or the whole-time director are employee of the company. That was in the case of the income tax, I think. No, it doesn't matter. The principle is that principle. It is a principle. Okay. Okay. Principle. This is the principle. Okay. तो ये जब जजमेंट, एनी काइंड ऑफ जजमेंट वर नॉट बिफोर द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एनी रीजन में देयर में बी, बट इट इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, Okay. एंड इट इज लायबल टू बी चैलेंज्ड। Okay. तो ऐसे में आरसीएम की ही लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर, जो अदर जो फीस बता रहे हैं आप उसके ऊपर। So we can save our skin by just by deducting the TDS at 192 or 192 section. 192 तो सही है। मतलब we can save our skin, मतलब बेसिकली हाँ, हमारे हाँ, को बचने का यही तरीका है। यही तरीका। अच्छा सर, क्या ये पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उस पे भी लागू होगा ये रूल? नहीं, पार्टनरशिप का इश्यू नहीं आ रहा है, सारा काम केवल कंपनी का चल रहा है। कंपनी का चल रहा है ना सर। हाँ, मैं हाँ, कह रहा हूं केवल कि कंपनी आगे चल के अगर ये इश्यू जैसे कि कंपनी पे चल रहा है, कंपनी भी रेमुनरेशन देती है, पार्टनरशिप फर्म में भी हम रेमुनरेशन देते हैं पार्टनर्स नहीं, को। पार्टनरशिप में तो एक फर्क है, वहां पर उसको डिफाइन करके है सेक्शन 40 में, 48(3) में, या कि ऑल रेमुनरेशन इंटरेस्ट आर बिजनेस इनकम। ओके। रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स आर इन बिजनेस इनकम। ओके। वहां डिफाइन कर रखा है, यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा है। Okay, thank you very much, sir. Varish ji also want to add something on this point. Varish ji. Yes, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Please. Sir, the last question which was raised, that once the company has given to one director remuneration also and the commission also. As far as remuneration is concerned, I understand that under the Income Tax Act on remuneration, TDS is required to be deducted under section 192 of the Income Tax Act. Okay. And as far as commission is concerned, the remuneration or the professions will be commission, the TDS will be deducted under section 194J. There is again a dichotomy that once you are deducting TDS, for example, if you have paid the commission and under the Income Tax Act, for any reason, if you have deducted TDS under section 192, even also on commission, because you have deducted TDS under section 192, that does not mean that you are not liable for RCM under the GST Act. You can definitely take a recourse of the allied laws. Because the TDS has been deducted under section 192, you cannot directly state the blanket argument or stating that this TDS is deducted under section 192, so therefore RCM is not applicable. As far as your question is concerned, in my humble view, remuneration paid to directors, definitely you are not liable for any, the company is not liable for any RCM. And as far as commission and sitting fees is concerned, definitely the company is liable to pay RCM. This has been broadly held by the so many decisions, which Mr. Sharma has also referred in all these decisions, and also Sharma has categorically stated that on either commission or the sitting fee, RCM is applicable. Otherwise, on remuneration paid to directors,
it will never fall under the regime or under the definition where the RCM is required to be paid under the GST by the company. This is what I just wanted to add. Actually, when you will go to judgment of the Supreme Court in the case of Ram Prasad versus Commissioner of Income Tax, the citation is AIR 1973 Supreme Court 637. इसमें कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको 10% कमीशन भी दिया गया था, और उसके ऊपर इश्यू ये इसलिए आया कि वहां ESI डिपार्टमेंट ने जो है उसके ऊपर ESI की बात आई थी कि साहब जो है हम ये सैलरी नहीं है, हम सैलरी है और आप इसके ऊपर ESI दीजिए। तो वो बार बार जो है डायरेक्टर इसको एज ए प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिकॉज यू आर होल टाइम डायरेक्टर, दैट्स व्हाई योर इवन इट इज कमीशन, दो इट इज कमीशन सॉरी, बट इट इज अंडर सैलरी हेड, दैट्स व्हाई यू आर लायबल अंडर द सैलरी हेड। ये अभी भी हेल्ड हो रहा है, ये जजमेंट आज भी फॉलो हो रहा है। ये रिसेंटली अभी एक लेटेस्ट जजमेंट में भी ये फॉलो हुआ है, जिसमें यही इश्यू आया था कि साहब जो है उसको प्रॉफिट पे मिलता है कमीशन या टर्नओवर पे मिलता है या और किसी तरह का रेम्युनरेशन मिलता है, कि वो हम दूसरे हेड में ले जाएंगे। बोले नो 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 नो, इट इज सैलरी, टोटली सैलरी। ये जजमेंट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है, अपने कोई बात ही नहीं है। Not an issue, sir. So on the part of commission remuneration towards director, in our chat box also there is 2-3 opinion is there. So on this part, we can share a article of GN Sharma sir having a citation of various judgment, as well as we can share article of Mr. Waris Isani, wherein also there are so many judgments. So in totality, as I understood from this discussion, as per the actual case, background of the case, we can take decision by referring respective judgments. So going further, Mr. Deepak Maheshwari. Mr. Deepak Maheshwari, are you there, Mr.? Please continue. Yeah, I'm listening you. Please continue. You can raise your question. Yes, sir. My question is that, there was a controversy regarding allowances of standard deduction in case of director remuneration, sir. So what is the, sir, why like this controversies arise? क्या controversy है इसमें? There was a controversy regarding allowances of standard deduction in case of director remuneration, sir. So why this controversies arise in IT Act, Income Tax Act? नहीं, कंट्रोवर्सी किस तरह से मान रहे हैं वो मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा अभी, किस तरह से कंट्रोवर्सी है? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अलाउंसेस स्टैंडर्ड डिडक्शन के हैं, जो डायरेक्टर रिमरेशन में, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सर डायरेक्टर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड इफ इट इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, एंड यू विल गेट द अलाउंसेस एज वेल एज डायरेक्टर रिमरेशन, तो हम किस तरीके से सर इसको आईटी एक्ट में डिफाइन करेंगे? ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट की अभी रूलिंग आई है जो आप बता रहे हैं, बट मैंने उसको पढ़ा नहीं है, बट जस्ट दिस इज माय लाइक यू नो कंफ्यूजन की हाउ टू लाइक रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. Actually, in one of the judgments, it says that any kind of perquisites, right, are also part of salary. Any kind of perquisites, either it may be on traveling, medical, telephone, home, furnishing, car with driver, etc., etc. If all these are paid by the company to the director, right, sir, in the course of his employment of the company, then they are all fall within the term of salary. So it cannot be make different from each other. The expression employee has not been defined in GST Act. So the definition of employee has to be seen, referred judicial pronouncement of. Yes. If there is any, there is no any definition in the particular act, then first we will go to the other acts. Right, sir. And if there is no any such a definition, then we will go to the General Clauses Act. Dictionary. Thank you very much, sir. Thanks a lot.
Thank you very much. During this discussion, Mr. B.R. Kaushal has one another opinion on this issue. Kaushal sir, are you there? Yes, sir. Please. Sir, no difference opinion. I want to add something more. Okay. Please, sir. My point of view is simply deduction of tax under which he has deducted the tax will not serve the purpose, because of the fact if TDS is deducted under section 194J instead of 192, that will not change the character of the income. Yes. Secondly, the salary is well defined under the Income Tax Act. Both are central act. Under Income Tax Act, under section 171 of the act, salary includes salary, wages, commission, remuneration, gratuity. Even the commission is, if there is a relation of employee and employer, then under the Income Tax Act, under section 171, commission is also part of his salary. So deduction of tax is, you can say, not a criteria. Not the criteria. Not the criteria. And if you go through the income tax section 170, which includes even commission, gratuity, and leave with salary, all of these things. So that is my point. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Next question is from Vinit Tyagi. Mr. Vinit Tyagi, sir. Mr. Vinit ji. दिख रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रही है. विनीत जी. Not an issue. I think he is busy. Another question is from Gujarat. Mr. Purvesh Ganatra. Purvesh ji, are you there? Yes, sir. Please continue. सर आपने बोला ना कि वो पार्टनरों को जो रेम्यूनरेशन और सैलरी मिलती है वो बिजनेस इनकम होती है, तो वही पार्टनर अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर भी है, अगर वो से ज्यादा हो गया तो वो क्या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को? हाँ, रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी उठाई जाती है उसकी. पे भले आरसीएम लग रहा हो तो कंपनी देगी है, आरसीएम क्या लग रहा है? नहीं, एक बंदा है जो एक कंपनी में पार्टनर है, दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर है, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म्स में से जो आता है रेम्यूनरेशन और इसका ये दोनों का मिला के अगर 20 लाख से ज्यादा हो गया तो वो रजिस्टर के लिए लायबल हो जाएगा ना? फिर कंपनी को आरसीएम भरना पड़ेगा कि नहीं? कंपनी का आरसीएम इज डिफरेंट थिंग एंड रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट. कंपनी का आरसीएम तो केवल उसी एक्सटेंट तक रुका हुआ है कि जब उसको रजिस्ट्रेशन दिया है उस पे आरसीएम उसका नहीं लगेगा, बस ये मैटर यही खत्म हो जाता है. अब उसकी टोटल टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्री की लायबिलिटी आती है या नहीं आती, वो एक डिफरेंट थिंग है. वो डायरेक्टर है, उनके खुद के पैन नंबर रजिस्टर्ड है, तो फिर वो तो फिर ये यहाँ पे कंपनी आरसी का जवाब देगा या फिर अल्टीमेटली तो रजिस्टर मिला के उसको सैलरी दी है, कम आएगी, अपने को यही डिसाइड करना है यहाँ पर. जो रजिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड हेंस 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है. Varish bhai is also agreeing with me. Thank you, Varish ji. Okay, thank you, sir. Thank you, not an issue. Next question is from Mr. Deepak Maheshwari. Mr. Deepak, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. एक second. Hello. Yes, please. Hello. Hello. Are you listening me, sir? Yes, sir. Sir, why independent director को कंपनी एक्ट में अलग किया गया, उसको सैलरी के प्रोविजन में क्यों नहीं रखा गया सर? सब क्यों नहीं रखा गया ये बात तो लेजिस्लेचर बताएगा. नहीं सर, भाई मेरा जुरिक्शन नहीं है. अच्छा, क्योंकि some of the time like independent director तो है, but he not entitled to get the salary.
Here the only question is whether the remuneration is liable or not for RCM. No, it is In the okay, hands sir, of the but it is company. a part of the salary. That's why I'm asking you, sir. जीएसटी में ऐसी बहुत सारी चीजें वो क्यों है वो ही नहीं पता है। इसलिए कह रहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलग रखा गया है, बाकी सारे डायरेक्टर को मंथली बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। डायरेक्टर जो होता है वो केवल अपनी एक एडवाइस देने आता है, अपनी कंसल्टेंसी देने आता है और उस कंसल्टेंसी के बदले वो सिटिंग फीस चार्ज करता है, तो उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी कंपनी पे आती है। नहीं, आई एम आस्किंग सर, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी नहीं दी जाती। मतलब अभी एक ट्रिब्यूनल में केस आया था कि उन्होंने लिखा कि था ही द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब डिस्क्लोज हुआ केस तो इट निकला कि इट इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट्स व्हाई ही नॉट गेट अ सैलरी। तो सैलरी नहीं दे तो आरसीएम की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। हाँ, वही सर पूछा, क्योंकि वो डायरेक्टर की भी लाइक डेफिनेशन अभी हिडन है सर, अभी एक्सपोज नहीं हो पा रही है। सम टाइम लाइक कुछ केसेस में इनकम टैक्स में डायरेक्टर को ही लाइक सैलरी जब दी जाती है तो उसका आगे लिखना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है। देखिए जी, क्वेश्चन ये है, अगर वो रेगुलर डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट कहीं से आता है और इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल or consultant, then that is liable for RCM. Right, sir. The way you are given a presentation, it is excellent, sir, no doubt. Thank you very much, sir. Points हम लोगों के clear हुए हैं, sir. Thank you very much. I am from Agra, sir. मैंने कहा आपसे पहली बार इंटरेक्शन था तो that's मैंने सारी अपने दिल की चीजें आपसे पूछी। नहीं, आप पूछो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रेसिडेंट ने आपकी बड़ी तारीफ करी थी सर, मैंने कहा आपसे एक बार इंटरेक्शन तो कर ही लूं फेस टू। अच्छा शर्मा जी ने, हर्ष शर्मा जी ने। अच्छा थैंक यू। हाँ, हर्ष शर्मा जी पार्ट ऑफ द टीम। हाँ, आई एम द पार्ट ऑफ जीएन शर्मा बिफोर लॉकडाउन ही वाज अ यंग। Okay. Thank you very much. Can we shift to another question, please? Yes, please. Thank you. Next is Mr. Deepak Garg. Mr. Deepak, are you there? Mr. Deepak? One second, I am trying to Mr. Vinit Tyagi. Tyagi ji, are you there? नमस्कार सर। नमस्कार, please continue. सर, क्वेश्चन तो जो पूछ लिए दीपक जी ने सारे पूछ लिए, बहुत अच्छा लगा। और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी, सब लोगों का बस यही कहना, क्वेश्चन तो सारे क्लियर हो गए। Thank you very much, sir. So, is there any question from any members right now? Mr. Deepak Kumar Goyal, Mr. Deepak. शर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए। नोटिस आती है तो टैक्स भरना है या नहीं भरना है? एक ही क्वेश्चन है। देखो, एक ही क्वेश्चन ये है, अब आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये देखिए, दो बात है। जैसे देखिए ऐसा है, नोटिस आएगा, अब आपका एडवांस रूलिंग का एरिया तो खत्म हो गया। सर वकील है, वैसे भी लॉकडाउन में मंदी तो लड़ना चाहिए आपको। आपको ना। मेरी ओपिनियन ये है कि लड़ना चाहिए और आप जीतेंगे इसमें। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अक्षत जी बिल्कुल जीतेंगे 100%। बिल्कुल। Next question is from Mr. Deepak Kumar Goyal. Mr. Deepak ji, are you there? Sir. Please continue. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, my question is, एक प्राइवेट कंपनी जो कि हॉस्पिटल चलाती है, मेडिकल प्रोफेशन में है, इसका कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और वो अपने यहाँ डायरेक्टर जो कि एक डॉक्टर है उसको रेम्युनरेशन पे करते हैं, तो उसको क्या आरसीएम के कारण उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा? फिर आरसीएम की वजह से मैंडेटरी लायबिलिटी है 24 में, सेक्शन 24 में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, व्हेन एनी पर्सन आरसीएम देन ही हैज टू गेट इट रजिस्टर्ड। उसको आरसीएम में लायबिलिटी तो बनेगी, करा लेना चाहिए। हैं? आरसीएम में लायबिलिटी तो बनेगी उसकी जो। हाँ, बिल्कुल बनेगी। नहीं, लेकिन डायरेक्टर, देखो दो चीज, अब डायरेक्टर, यहाँ मेडिकल का इश्यू आ गया जी। मेडिकल में जो हॉस्पिटल है और डॉक्टर, और वो जो डायरेक्टर है वो भी डॉक्टर है जी। अब उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी कैपेसिटी है कि वो वहां पर एज एन एम्प्लॉई है। नहीं, एम्प्लॉई है या क्या है? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, वीकली विजिट करते हैं। हाँ, तो फिर वो सिटिंग फीस लेगा अपनी, तो उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी।
आएगी, या फिर उसको एम्प्लॉय बताएं तब बचेंगे? हाँ, एम्प्लॉय बताएंगे तो बचेंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, वो तो तभी तो बचेंगे, जब ये रिलेशन प्रूव करने की तो जिम्मेदारी अपने पे है। तो उसमें फिर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एज पर इनकम टैक्स। अब वो जो इनकम टैक्स में जो मिलेगा वो इश्यू दूसरा है। वो इश्यू दूसरा है। हाँ, तो हमको उसको उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारे नहीं, मैनेजिंग उसको डायरेक्टर हैं। आपको जो है बकायदा उसको एज ए डायरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म 32 या जो भी आरओसी में फॉर्म लगता है आजकल, उसका नाम चेंज हो गया, पहले 32 लगता था, तो वो देना पड़ेगा। देन उसके बाद वो डायरेक्टर, विदाउट उसके तो वो डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Sir, here one another participant from Meghalaya, Mr. N.S. Dukar. Yes, sir. Nirmal ji, are you there? Yes, I am here. Please continue, sir. Yeah. कैसा है Meghalaya? Please continue, sir. You can raise your question. Well, चल रहा है लॉकडाउन. I got my answer. Yeah, from the discussion. Nice. दुकर जी, आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयत्न? बहुत अच्छा लगा जी. ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। बहुत आपने बहुत मेहनत करके सब ऑर्गेनाइज किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर. Thank you, sir. Please, would you like to ask any question or would you like to share anything? No, I got my answer regarding the managing director remuneration. Yeah, I have one company and my son is a managing director, and I deducted the TDS under section 192, and it's okay. Okay, sir. Thank you very much, sir. Now come from Meghalaya to Gujarat. One member, Mr. Bharatbhai Thakkar. Mr. Bharatbhai, are you there? Yeah. Please, Yeah. you can raise your question. Thank you, Mr. Nigam Bhai and Akshat Bhai, for entering a question session. Just शर्मा जी आपने बोला कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एडवांस रूलिंग पे गवर्नमेंट शायद कोई नोटिफाई कर सकती है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा नोटिफाई कर सकती, मैंने ये कहा है जस्ट हैव टू से उसके लिए आपने वो भी बोला one in revenue department of central government, two authorities cannot give any different opinion for the employee or salary, right? Or in that situation, I think it can be possible for government in the different department, they can give you now further new charging. That may be. And even then government is amend this thing. So what will be the position of our RCM liability, and what will be the our right of input tax rate claim of earlier payment if there is they will come from July 1977 2070. तो फिर वो इनपुट क्रेडिट का मामला क्या बन सकता है? मेरे हिसाब से आप बोले इसके हिसाब से दो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो बस बढ़िया बात है. लेकिन ये लॉकडाउन की खर्चा बढ़ गया, उसके लिए कुछ कर दे तो भी क्या होगा? हाँ, देखिए इसमें यह है कि जो अभी इनपुट का जो इशू है, इसमें प्राइमा फैसाई एक्ट के हिसाब से यह है कि 17-18 की अपनी ड्यू डेट्स निकल चुकी है, इवन एनुअल रिटर्न भी जा चुकी है, और RCM इज बी क्लेम्ड आफ्टर पेमेंट once it has not been made payment, and after make payment RCM can be claimed. Another thing is that the due date as prescribed under the act is for invoices which has been issued. Now under RCM it has not been issued by anyone because it is paid by ourselves, then it may be a part of litigation. But as far as my personal opinion is, we can take the input subject to litigation. The government cannot come on different view. Yes, it is definitely on account of that particular judgment which have been given by me. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So now Mr. Manoj Agrawal is with us. Yes, good evening, sir. Good evening. Please continue. Sir, firstly, I would like to agree with the view shared by Sharma sir regarding RCM, because under RCM,
it is not dependent on the underlying supply. It is dependent on the date of invoice. Under section 31, subsection 3F, we have to make self-invoice, and on the date, on the basis of that date, we have to take our ITC. So I mean, this may be subject to litigation, but I agree with Sharma sir's view. And again, there is confusion regarding. I mean, we all are taking precaution by taking deducting TDS under 192. But after this Claycraft judgment, department will definitely come and they will not agree to our view. They will say that no, इसमें तो आपको RCM लगेगा. तो इसमें what we can do, we can enter into an agreement. Director can enter into an agreement, and department cannot deny that agreement. No, I mean, after the advance rulings, simply they have said the director is not an employee of the company. They have denied about the relationship of employee and employer. That's why the agreement doesn't matter. We have to challenge it. We have to challenge. Okay. Otherwise, the department will take an action, because this advance ruling is in favor of the department. Until unless there is no contrary view of the higher authority. But sir, advance ruling has no relevance as such. That is applicable only to the applicant, as you said. Though as per law, it is applicable only for the particular applicant and the concerned officers. But the department officers can take shelter of that particular ruling. They will not cite it, but they will issue a notice that you are not an employee. Agree, but that's why I'm saying that can we enter into an agreement? Director can enter into an agreement like a employer-employee agreement, that he will be getting so much of salary, so much of perquisites. So department will be bound by that agreement. No, it is better to create an agreement, but here is not the question of agreement. Here the main question is that even though you may be an employee, but RCM has to be, because they are not recognized the relation, the employee and the employer. Otherwise, the one court has said that the article of association and memorandum of association itself says that there is relation of employer and employee. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Sir, if time permits, there are two members who are waiting for questions. Should I continue, sir? Sharma sir? Sir, why not? Please, we have young advocate having ID of 2363, Mr. Uprit Rajpal. Mr. Uprit, are you there? Yes, sir. Please, he is from Ludhiana. Please raise your question. Sir, if a person is a proprietor in one firm and on the other side he is holding a title of director in the other firm, then what is the situation? How to treat that? Either to pay RCM or to pay the tax or self-tax on that by raising the invoice? Please see. First, he is director in a company. Sir, he is a proprietor as well as director in other firm. A firm or company? There is a proprietorship firm. No, it is not applicable in this case, because here the question is of a company which has been registered with the list of companies. I am again repeating my question, sir. वो proprietor भी है एक firm में. Proprietorship firm है, उसमें proprietor है और एक कंपनी है उसमें वो director है. हाँ, ठीक है. तो उस केस में क्या कंपनी लायबल होगी आरसीएम पे करने के लिए, या हमें इनवॉइस काट के टैक्स जमा करवाना पड़ेगा? नहीं, मैं इस कहूं कंपनी लायबल नहीं होगी. ओके, तो इसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, तो खुद टैक्स डिपॉजिट करवाना होगा अगर इस सीन में आता है तो? नहीं, आरसीएम तो कंपनी ही देगी, खुद तो डायरेक्टर तो आरसीएम दे ही नहीं सकता ना. आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जो सर्विस रिसिपिएंट है वही जमा कराता है. तो यहाँ जब सर्विस रिसिपिएंट के लिए अपन कह रहे हैं उसकी लायबिलिटी नहीं है, तो जमा कौन कराएगा? नहीं, उसके पास दूसरी फर्म में नंबर भी है ना. नहीं होगा तो उसमें आरसीएम थोड़ी जाएगा. आरसीएम नहीं, सेल्फ टैक्स, जैसे टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं कमीशन के लिए, हम बिल रेज करके टैक्स जमा करवाते हैं. इट इज नॉट अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, इट इज अंडर द रिवर्स चार्ज. हाँ, तो जो भी सर्विस रिसीव करता है
उसको ही पे करना होता है एज पर द नॉर्मल मैकेनिज्म। ओके। तो ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि ये जो प्रोपराइटर है उसका फॉरवर्ड चार्ज पे इनकम है और रिवर्स चार्ज पे उसका टैक्स कटेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में इनकम है तो दैट डजंट चेंज द प्रोसीजर ऑफ आरसीएम। यस दैट्स व्हाई सर। सो जो आरसीएम का लायबिलिटी है वो कंपनी डिडक्ट करके उसका देगा। तो एज ए प्रोपराइटर ऑफ दिस XYZ कंपनी ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन रेवेन्यू। Okay. Okay, sir. Thank you. That was a nice lecture. Please. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We have now from Ludhiana to we are going for Hyderabad. Mr. Satyanarayan is with us. Good morning, sir. Good morning, sir. Good evening, Sharma ji and Manoj Agarwal ji. So I just wanted to add a small point to your discussion. I heard your discussion. I apologize for intervening into that. See, my issue, my view is, see, you need not have to enter into separate agreement with anybody, with the director of the company. See, as such, that Form 32, whatever we file with ROC is suffice. Apart from that, TDS is being deducted under Section 192. Both those things will suffice to say that he is a director of the company, and whatever amount, whatever remuneration, etc., whatever is being paid. And as you also quoted one good judgment of Supreme Court. So taking all these things into consideration, I feel so that is that whatever these papers, these documents, Form 32 and else, would suffice to say that he is an employee of the company, and whatever remuneration, whatever we are paying to him is a salary, nothing more than that. The department cannot interfere, and cannot interpret it as something else other than salary which fall, on which company is liable to pay GST or reverse charge. So my view is that those 2-3 documents are enough to say that he is the employee, and RCM would not apply. Yes, it would be better if you make an agreement. Although all these works are mentioned in the board of meeting. No, that would what he has to do. That's what I'm saying. Yes, exactly. And he cannot do beyond that. Separate agreement is not required as such, because see, you would always sign as a director of the company in all the proceedings in the board of director. Yes. Right. Apart from that, you would also be in sometimes so many directors are authorized signatory in banks, etc. So all those things are there. Those things are suffice, I think. That is. I hope Manoj Agarwal ji would also agree with me. Yes, sir. Wait a minute. Manoj, thank you very much. Yeah. Hello. Yes, Manoj ji. Yes, sir. I do agree. But what I was saying as an abundant precaution, if we keep an agreement, yes, has to prove that before the officer, so that there is no litigation. My point was for a precaution, only for precaution. Because in addition, we know department people how they work. So they will be. Once we present that agreement before them, so they will agree. Okay, this is an agreement. You are an employee. Okay, you are covered under Schedule 3. So, no GST applicable. Yes. Abundant caution. Correct. Also better. Otherwise, 192. We have several judgments. Sharma has shared those judgments. So that is sufficient. Yes, correct. Sure. Especially in case of full-time director. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, during this further discussion, I would like to draw your attention that our senior member from Gujarat, Mr. P.K. Soni, is with us. This is to inform. And our next... He is with us since the first lecture. And I would like to give a simple intro. He has completed more than 50 years in his practice. Congratulations. In tax system. Please. But even if he is encouraging us by attending each and every seminar, each and every webinar, and thank you very much, P.K. Soni, sir. Yes, I am. Yes, please, Soni, sir. Yes, Nigam bhai, Akshat bhai, everyone, congrats for continuous series. I am participant since starting of the series. Yes, sir. And well organized.
and all the members of all over India are assembled by this way, lockdown. But I think it will continue now, future also after lockdown. Yes, absolutely, sir. Yeah. And here, Best of luck to all of you. thank you, sir. Here, I would like to draw your attention that Mr. Soni, sir, is conducting study circle meeting of members, wherein only and only question answer and latest judgments and practical issue we are handling every month, and wherein we are discussing our all member can be participant on this discussion. Thank you very much. And last question is from Mr. Ketan Modi. Mr. Ketan, are you there? Yes, sir. Please continue. My question is, director has received remuneration income, and although he's received rent income for letting out his commercial property to the company. So what is the treatment for that if a company has to pay RCM on rent expenses? And although remuneration be also he have to pay RCM. Remuneration is different part and the rent is a different part. Okay. So on the remuneration, company has to pay RCM only rent expenses. Only rent expenses if it is applicable. No, rent is not covered under the RCM. It's under the forward charge. Okay, so when means a director has crossed the threshold limit, then he has to take a registration. Yes. And then pay to forward charge on rent income. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, once again, there is Mr. Vinod Mittal from Bhatinda. Yes. Mr. Vinod? Mr. Vinod? Seminar challenge. Mr. Vinod Bhatinda? Mr. Vinod ji from Bhatinda. You need to mute Ketan ji. He will talk personally. Inka message I will talk later on, sir. Not an issue, sir. Not an issue. So right now I am very much thankful. हम यहाँ पे विश्वनाथ मिश्रा जी जो उपकास के मंत्री है हमारे विनोद परमार जी जो यहाँ पे is the vice president of Gujarat State Bar Association. We are recognizing, we are thankful for their presence in our room, as well as हम यहाँ पे बहुत from Jammu Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Tripura, we have a participation from all over, and we are thankful to everybody for constantly encouraging us for this endeavor. Sir, now I would like to discuss one thing. हाँ निगम जी. 1 minute, sir. Closing note किसी को बोला है तो उसके बाद. Before closing note, I just want to discuss. Sure. Sir, tomorrow we are going to complete our second schedule of which has been announced before 15 days. And there are so many topics yet to be covered. So we just want to ask everybody if we want to continue this session for next week or we want to stop our because कल हमारे पास दिनेश शुक्ला जी है from Kanpur. We will be talking on the charging section of GST section 9 to section 15. It will be very encouraging as well, not encouraging, very typical point. Long subject. Okay. So first of all, I want to ask each and every senior member, my brothers, कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, because there are so many webinars are going on, as well as कई बार people are frustrated with the webinar notes on the WhatsApp. Okay, we are therefore not circulating webinar note more frequently. We are circulating only once in the morning and once at the time of joining as a reminder, not more than that.
whereas the people are constantly bombarding. Few people are creating like atmosphere that we are having webinar, we are having it looks that we are having a competition. We don't have any competition with anybody. Everybody is our winner. Okay, so so first I want to ask something, that we want to continue this thing or not, Nigamji? Either I would like to add more 2-3 things. Actually, me and Akshatji is constantly follow up with the speakers and other members, and we are constantly on following with a meeting scheduling. Now here we face this problem that so many state, district and national level association are also conducting this type of meeting. And not only this, on rival competition, they are posting messages. So what happened that person who want to join meeting, they are getting confusion to join with our webinar or another webinar or another webinar. So I'm also of the opinion we should continue. My second terms and condition as an organizers, person who are enjoying and who are entering regularly, they are requesting by order to create their own group as a district level or a state level. So many states have very long groups or big groups. Please circulate so more and more people can get information or get knowledge from this type of lecture. Now, sir, with your kind permission, can I continue or would you like to add, Akshatji? सर दूसरा हम जो कल का जो टॉपिक है ट्रिपल एस, I'll come to you later. One second. Now, good evening, sir. Sir, good evening, sir. What I feel is you did not have to think whether you should continue or discontinue. You must continue because, see, I'll tell you. See, now AFTP is not there. I mean, AFTP is organizing in the morning, but you are organizing in the evening. So there is no clash between those two associations. No. Of course. See, I'm telling you, even ICA conducted regular meetings, 2 to 3 meetings in a day. So can we stop them? We cannot stop them. That's similarly, we not stop. We just continue it. See, participation is number of participants is showing interest. Sir, we are not in competition. No way. There is no competition with anybody else at all. Here, when I take the blessing from you all seniors, like that, it is a big achievement for us. नहीं see देखिए ये blessing का प्रश्न नहीं उठता. So we are all working together. So ऐसा है, आपको continue करिए. वो दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है. So आप ये करने का वो प्रश्न ही नहीं उठता. आप क्योंकि सी और एक बोलता हूँ, और एक भी बात बोलता हूँ. सी लोकल स्टेट एसोसिएशन जो भी ऑर्गेनाइज करता है लोकल लैंग्वेज से करते हैं. So suppose साउथ में हुआ है तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, so they are conducting in those linguistic language. So whoever wants to join the national programs, I mean, organized like us, like you and AFTP, like us and AFTP. Let them join. Who are interested, join there. Sir, window is open for all. Yeah. Sir, second thing, we are trying some new thing from next week. On Sunday, because of the public demand, we will be having a session for specifically one session for a employee and salaried person. During the lockdown and after the lockdown, what is the condition, what is the legality of the salary, EPF, ESI, and all these things. This is something very, as a taxation person, this is non-relevant topic to me. But personally, we are a branch of a tree. That tree is a trade for traders. Okay. So that will be benefited directly to the trader. So basically, since last 2 weeks, we have not organized any seminar on Sunday. But on coming Sunday,
we will be having a special person from Reliance, who is a consultant of Reliance Industry, of course, labor law, and he will be delivering a lecture on the salary situation during and after the lockdown, salary, ES, PF, etc. And I want you to circulate the note of that uh, among all the traders also, because they will be badly affected due to salary. If you go to the any of the station, any of the trader association, they are only worried about the salary nowadays. They are rarely worried about the taxation. Okay, so please include trader also. Let them come into this platform for once. From Monday, we are trying to have a only from Monday and Tuesday, 2 days. We are trying to have a question answer session only. Only question answer. Monday we will have a panel of GST experts, and I'll request everybody, every few of the experts, what I believe, to join us as the expert panel, who will be answering all the queries related to GST. Of course, for the Nigamji, it will be a mammoth task, because to handle each and every question answer and each and every panelist is not a small task in this virtual system. On Tuesday, we will having a question answer on income tax law. Whatever the question, because we know there are so many youngsters are there who are having the question for the basic question from expert level question. Maybe the interpretational values are different, but basically we all are a student. Even the seniors are students and juniors are also a student. So we want to, for that first, we'll call it I say brain trust meeting. That is the brainstorming meeting for a question answer. The panelists will discuss the question and they will answer the question. It will be a very unique thing, I think, and I want you to include all the youngsters in that question answer session, because they may not be having a director's case, or they may not be having any special cases which we are discussing now, but they may be having a question on filing a return, creating a bill, and let them be also benefited with our group. So with this, I would like I will hand over to Nigam ji. Nigam ji. Thank you, sir. Thank you, sir. निगम जी, आप वो परमेश्वर जैसे लगते हैं, पीछे से वो निकलता है. Thank you. Please come on the spotlight video so everybody can see you. Thank you very much. अच्छा लगता है ना? आप बड़ा कीजिए, स्पीकर व्यू कीजिए तो सबको भी दिखे. So now, sir, we have Mr. Balakrishna Gupta, President of Punjab Tax Bar Association. Mr. Gupta, sir, are you there? Yeah. Please, sir. I'm requesting you to give your closing note. And first of all, you are most welcome on behalf of all members as a President of Punjab Tax Bar Association. Thank you, sir. Please continue. Good. May I continue now? Please, please. Good evening, respected and dear friends. Today I have been assigned the duty for vote of thanks. Me is Balakrishna Gupta, Advocate, President, Punjab Tax Bar Association. On behalf of Gujarat Sales Tax Bar Association, Punjab Tax Bar Association and Tax Advocates Association of Gujarat, extend my sincere thanks to the worthy speaker of the day, Shri G.N. Sharma, Advocate from Rajasthan, who has enlightened the participants on a burning topic recently erupted from two advanced rulings regarding the liability towards the director's remuneration under the GST law. He has very elaborately
deliberated upon the issue for the benefit of all of us. I am also thankful to Shri Akshat Patel and Shri Nigam Vyas ji, the organizers of the lockdown education series, for educating the fraternity by making the best use of the present layer and unrushed period. At the same time, the keenness of the participants is also highly recommendable. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Highly obliged, sir. सर बहुत अच्छा सर, रहा जी। आपको याद है सर, 5 साल पहले, 5 साल से हम लोग मिल रहे हैं फोन पे, पहली बार रूबरू हो रहे हैं। ओके, so nice of you, sir. Thank you very much, sir. Thank Very, you. very, very nice deliberation, useful for all of us, and we shall be getting the benefit in future as well. Thank you, sir. Thank you very much, Thank you. sir. Let us continue it. Please, sir. Highly obliged. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, friends, as per our normal practice, right now still we have 88 members with us in this group. Now I am going to unmute all participants. We can discuss amongst us. And Sarma sir, as a speaker of the day, you can continue with this, or otherwise you can leave yourself. And कल हम 5:30 को मिलते हैं सर with Dinesh Shukla ji on the subject of tax liability and as per section 9(2)(15). Thank you very much. Thank you. Be safe. Stay home. Thank you very much. Thank you. Thank you.